नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और सभी देशवासियों को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। पिछले 3 एपिसोड 453A, 453B, 453C मतलब 453A, 453B, 453C ये 3 जो एपिसोड हैं लगभग 41 मिनट के आसपास के हैं सभी। वो बाबा साहब के विचारों पर केंद्रित हैं और भारतीय जनता दल चाहता है और उसका नम्र निवेदन भी है कि सभी लोग एक निष्पक्ष भाव से और आदर भाव से बाबा साहब के उन विचारों को जरूर सुने और जिस प्रतिष्ठा और इज्जत के राष्ट्रीय स्तर पर हकदार हैं वो प्रतिष्ठित इज्जत जो है पूरा देश उनको दे। हमारे अमर शहीद आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलू इत्यादि की ही तरह सम्मानीय और आदरणीय उनको समझा जाए। आज बिहार चुनाव विधानसभा के नतीजे आने वाले हैं। एग्जिट पोल पहले ही आ चुका है, कुछ इशारा कर चुका है कि आरजेडी की बढ़त रहेगी। अब देखिए उसको सत्ता के लिए अपेक्षित बहुमत मिलता है या नहीं, लेकिन बढ़त तो है। जो इशारा है वो एग्जिट पोल का, उस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर एक समीक्षा कर लेते हैं। देखिए, साल भर से ऊपर ये भारतीय जनता दल यूट्यूब के माध्यम से संदेश के द्वारा भारतीयता के माहौल को लाने की कोशिश में लगा हुआ है और उसका कुछ प्रभाव भी पड़ा है। विरोधी भी खड़े हो गए हैं, खासकर कि वो भी विरोधी खड़े होंगे जो कि भारतीयता और राष्ट्रवाद का मुखौटा लिए हुए हैं। वो ज़्यादा विरोधी इसके हो गए हैं। इसी से पता चलता है कि उनका जो राष्ट्रवाद है
और जो उनकी भारतीयता है वो कितना भारत विरोधी और कितना नकली और छली कपटी है। और जनमानस में भी जो इस भारतीयता के माहौल को अपनाने में जो दिक्कतें आ रही हैं उनका भी विश्लेषण, उन दिक्कतों का विश्लेषण, उन समस्याओं का विश्लेषण भी भारतीय वाम जनता दल बड़ी गंभीरता से कर रहा है। वो व्यक्तिगत तौर पर भी यदि एक व्यक्ति भी मिल जाता है तब भी उसे बातचीत के दौरान उस दृष्टिकोण का पता करने की चेष्टा करता है कि आखिर किस दृष्टिकोण के कारण, किस नजरिए के कारण, किन विचारों की बहुतायत के कारण और किन तथ्यों और अफवाहों के कारण ये भारतीयता को अपनाने में दिक्कत आ रही है। तो इसी तौर पर जैसा कि पहले बताया गया था कि हम जा रहे थे और कुछ आरएसएस समर्थक थे, करीब 15-20 लोग, वो अपने किसी कार्यक्रम में हमको शामिल करना चाह रहे थे। हमने पूछा, हमको नहीं पता था कि हमको ये किसी रजिस्टर में मेरा नाम लिख करके वो शामिल करने वाले हैं। जब हमने प्रश्न खड़ा किया कि भाई हमको मेरा नाम क्यों लिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये आरएसएस का कोई कार्यक्रम है। तो मैंने कहा कि मेरा नाम आप लिख नहीं सकते क्योंकि मैं आरएसएस का सैद्धांतिक भी और वैसे भी विरोधी हूँ। तो कुछ क्षण के लिए वो लोग मैंने थोड़ा ठिठक गए और फिर पूछे कि भाई आप विरोधी क्यों हैं, हमको भी बताइए। मैंने कहा जरूर बताऊंगा, आप समय दीजिए, आप इकट्ठे होइए और निश्चित बताऊंगा और आपके भी सवालों को मैं लूँगा और उन सवालों को लेकर के आप लोगों को संतुष्ट भी करने की कोशिश करूँगा। उनके बताए हुए समय के अनुसार मैं 3 बार गया। लोगों ने हमको देखा, एक आदमी या 2 आदमी सिर्फ नाम मात्र को कुछ विचारों को सुने। इसके बाद जो है वो आदमी भी और बाकी लोग भी वो इशारा समझ गए और पास आने की उनकी इच्छा नहीं हुई। जबकि मैं 3 बार गया उनके बताए हुए समय और स्थान के अनुसार। तो इस तरह से है कि जो अपने को आरएसएस का समर्थक कहते हैं या इस तरह से है, वो सच्चाई से जब सच्चाई का सामना करना पड़ता है किस तरह से जो है वो इसको अवॉइड करते हैं और वैसे बहुत कुछ कहने का दिखावा करते हैं। लेकिन जब सच्चाई का सामना हो तो किस तरह से उसे पलायन की प्रवृत्ति का प्रदर्शन करते हैं, ये देखने को मिलता है। कुछ और व्यक्तिगत अनुभव साझा करना चाहते हैं हम। एक कोई और बोले कि हम आरएसएस समर्थक हैं, कहते हैं आरएसएस समर्थक, लेकिन सर्वप्रथम वो मंदिर की बात में घुस जाते हैं। ये अक्सर ये प्रवृत्ति देखी गई है। मंदिर मुगलों ने तोड़ा, ये उनका पहला मुद्दा रहता है। जब उनको बताया गया कि भाई मंदिर तो मोदी जी ने भी तोड़ा है, वो अहमदाबाद में जबकि मुख्यमंत्री थे, अतिक्रमण को हटाने के लिए 100 के ऊपर मंदिर तोड़ा था। अब भारतीय जनता दल इसका समर्थन भी करता है
कि जिस कार्य से जनता को सहूलियत हो, जनता को आराम हो, आवाम को माने सहूलियत हो, आराम हो, उसकी सुविधा के लिए, तो चाहे उस रास्ते में चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे गिरजाघर हो, वो टूटेगा और टूटना जरूरी है। इस बारे में भारतीय वामपंथी के दल स्पष्ट है। जिनके ऊपर वो इस तरह का आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि हम आरएसएस के समर्थक हैं, मन होंगे कि और या मुगलों ने मंदिर तोड़ा, तो और प्रश्नों का की गहराई में, यानी उनसे और प्रश्न किया जाए भाई किसने मंदिर तोड़ा? अकबर ने तोड़ा? नहीं, वो सबसे ज़्यादा वो औरंगजेब ने तोड़ा। तो औरंगजेब के विषय में यह भी कहा गया कि उसने मस्जिदें भी तोड़ी हैं। क्या ख्याल है उनका? सवाल इस बात का है कि यदि जनहित में मंदिर टूटता है, मस्जिद टूटती है, गुरुद्वारा टूटता है, या तो कोई बात नहीं, टूटना ही चाहिए। रेल लाइन बिछनी है, सड़क बिछनी है, एक्सप्रेसवे बनना है, हाईवे बनना है, जनता की सेवा करनी है, तो उस रास्ते में जो कोई भी आएगा, इसलिए कि आवाम से बढ़कर के कुछ भी नहीं है, इस देश की आवश्यकताओं से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो जिस औरंगजेब पर उस मानसिकता वाले आरोप लगाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि मंदिर भी टूटा होगा तो मस्जिदें भी टूटी हैं। तो सारा कुछ जो है, और इसी को वो राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का नाम दिया करते हैं। फिर उनसे सवाल किया गया कि पहले ये बताइए कि हमारा जो देश भारत है, या भारत राष्ट्र है, माने एक नेशन स्टेट है, क्या यह मंदिर से आइडेंटिफाई होगा? इसकी आइडेंटिटी मंदिर से होगी? तो उन्होंने इसका जवाब तो नहीं दिया। वो काफी तमतमा गए, गुस्से में हो गए, और जवाब न देकर तो उन्होंने तुरंत क्या, तो उन्होंने बिल्कुल तड़ाक से एक सवाल किया हमसे, तो क्या मस्जिद से होगी? मैंने कहा इसका जवाब मैं देता हूँ, लेकिन चूंकि सवाल मैंने आपसे पहले पूछा था, पहले उसका जवाब दीजिए आप पहले। तो उसका जवाब नहीं दिए, तो हमने उस सवाल के जवाब में वो उत्तर न देकर के उन्होंने उल्टा प्रश्न ही कर दिया था कि क्या इस देश की आइडेंटिटी जो है वो मस्जिद से होगी? तो हमने तुरंत बताया, तुरंत उत्तर दिया कि बिल्कुल हरगिज नहीं, मस्जिद से भी नहीं होगी, गुरुद्वारे से भी नहीं होगी, और गिरजाघर से भी नहीं होगी। पहले आप ये बताइए कि क्या हमारा देश की आइडेंटिटी मंदिर से होगी? तो बड़े मुश्किल से माने कि नहीं भाई, मंदिर से नहीं होगी। तो उसी प्रकार उनको बताया गया कि भाई हमारे देश की आइडेंटिटी हिंदुत्व से भी नहीं होगी, और इस्लाम से भी नहीं होगी, और ईसाई से भी नहीं होगी, और सिख पंथ से भी नहीं होगी। और इन बातों को यदि सीखना है तो हमारे उन अमर शहीदों से सीखे ना। इसी पचड़े से इन्हीं से पचड़ों को दूर रखने के लिए भगत सिंह को नास्तिक होना पड़ा। इन कारणों पर जाइए, और वाई आई एम एथिस्ट, यानी मैं नास्तिक क्यों बना, उनके दर्द को समझने की कोशिश करिए। भगत सिंह के, शहीद आजम भगत सिंह के दर्द को समझने की कोशिश करिए कि जब वो कह रहे हैं कि वाई आई एम एथिस्ट, हम नास्तिक क्यों बने, इसको समझने की आवश्यकता है। चंद्रशेखर तिवारी
तिवारी अपने उस माने टाइटल को मन निकाल फेंक करके आजाद लिखने की वजह है। आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी जी सुभाष चंद्र बोस ने कभी भी मंदिर का नाम ले लिया, मस्जिद का नाम नहीं लिया, हिंदुत्व का नाम नहीं लिया। अशफाकुल्लाह की जीवनी को जरा पढ़िए, उनके वक्तव्यों को पढ़िए, एक शब्द भी उनका इस्लाम का, कुरान का नहीं आता है। अफसोस, इनका लोग नाम तो लेते हैं, नाम भुनाते भी हैं, तमाम मंच बनाते हैं, गीत गाते हैं, लेकिन इनके एक शब्द को एक शब्द को या किसी भी विचार को उतारने को वो तैयार नहीं है। दुख तो इसी बात का है ना, प्रॉब्लम तो यही है ना। तमाम ऐसे तत्व सिख आस्था वाले समाज से मिलेंगे, वो भगत सिंह का नाम बहुत लेंगे। जब उनसे सवाल किया जाएगा, भाई भगत सिंह नास्तिक थे और पंथ को उतना महत्व नहीं वो देते थे, इस मुल्क को और अवाम को महत्व देते थे, क्या कहना है आपका? तो वहीं पर ऐसे तत्व जो है, जो कि पंथ को ऊपर रखते हैं, ऐसे तत्व जो सिख पंथ को ऊपर रखते हैं, उनकी बोलती बंद होती है। स्वामी विवेकानंद के विषय में जो कुछ ऐसे अतिवादी तत्व हैं इस्लाम आस्था से, नहीं अतिवादी तत्व जो हिंदू सनातन आस्था से हैं, और स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद का इस्तेमाल करते हैं अपने हिंदुत्व को जस्टिफाई करने के लिए। जब उनसे सवाल किया जाता है, जब उनसे ये सवाल किया जाता है कि ये बताइए कि स्वामी विवेकानंद ने कब कहा कि उनका पंथ जो है वो हिंदुत्व है? कभी नहीं कहा। उनके इस वक्तव्य को पूरा मुल्क को जानना चाहिए कि उन्होंने बस यही कहा था कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, और उसी प्रभु की सेवा करना और उसकी सुख सुविधा का चिंतन करना ही हमारा धर्म है, माने पंथ है, मतलब धर्म है, और इसके आगे मैं किसी धर्म को नहीं मानता। देखिए कहाँ उन्होंने ये कहा कि उनका पंथ, उनका धर्म जो है वो हिंदुत्व है या सनातन है। तो ये तमाम महापुरुषों के विचारों को और विचारों की उत्पत्ति क्यों इस तरह विचारों की उत्पत्ति को बहुत ही आदर के साथ, बहुत गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। भगत सिंह नास्तिक क्यों हुए? चंद्रशेखर आजाद जो है वो माने वो तिवारी से आजाद क्यों हो गए? अशफाकुल्लाह ने कभी भी कुरान और जो है वो इस्लाम का नाम नहीं लिया, खुदीराम बोस भी। तो फिर ये तत्व जो है भारत राष्ट्र को कमजोर करने वाले, बार बार मंदिर मस्जिद और वो लव जिहाद फलाने ठिकाने, तो ऐसे तत्वों को पहचानने की आवश्यकता है। और ये भी भारतीय अवाम ताकत दल ने ये भी बताया है कि ये सारे तत्व जो है राजनीतिक दलों के द्वारा पाले जाते हैं। अब समस्या यहीं से है, इस्लाम आस्था वाले समाज के जितने भी कट्टरवादी तत्व हैं, जितने भी असामाजिक और जो है विध्वंसक और उपद्रवी और तत्व हैं, वो सब के सब जेएनपीसी के द्वारा पाले जाते हैं। कुछ जो है टीएमसी, उसको टीएमसी भी पालती है, सपा वाले भी पालते हैं, बसपा वाले भी पालते हैं, ये भी सही है। लेकिन ज्यादातर जेएनपीसी पालती है। जेएनपीसी मतलब गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी पालती है। इसके तमाम नेता उन कट्टरवादी तत्वों के साथ जो है फोटो खिंचवाते हैं। दिग्विजय सिंह की फोटो देख लीजिए,
जाकिर मूसा नाइक के साथ। इसी तरह से जब भी चुनाव आता है, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, ये जेएनपीसी इन कट्टरवादी जो है तबके जो तबका है अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का, उसी का इस्तेमाल करते हैं चुनाव के लिए। सिमी का प्रयोग करेंगे, पीएफआई का प्रयोग करेंगे, एसडीपीआई का प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। बेशर्मी से करते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही समझ लेने से काम नहीं चलता। जब तक इनको दंड नहीं मिलेगा, और सबसे बड़ा दंड है मतपेटी पर। अब जैसे ये बिहार का चुनाव हुआ, कितने लोगों ने ये समझा कि भाई आरजेडी जो है ये माफियाओं का जो है ये एक गिरोह है, गुंडों का गिरोह है। भारतीय जनता दल साफ कर रहा है इसको। अवाम के हित में कोई भी, अवाम के हित में, देश के हित में स्पेड है, स्पेड कहने की हिम्मत है, और मनसा भी है, इच्छा भी है, और ये कहने में जरा भी इसको न हिचक है न डर है। तो आरजेडी जो है माफियाओं का, शहाबुद्दीन, अब देखिए अब सत्ता ये तेजस्वी को मिल जाती है तो सारे जो है शहाबुद्दीन टाइप के वो निकल आएंगे। अब सवाल यह है कि भाई कि इन आरजेडी को समर्थन वो क्यों मिलता है? जो एमवाई का फार्मूला लगाता है, एमवाई क्या है? जातिवाद। जातिवाद का सबसे घिनौना रूप। फिर भी उसको समर्थन मिल रहा है। समस्या यहां है। भारतीय जनता दल आने की सोच रहा था, उसकी पूरी योजना थी। साधन भी एक कॉन्स्ट्रेंट है, उसके लिए बाधा है। वो उसके मोबिलाइजेशन का भी प्रोसेस चल रहा है। साधन तो चाहिए ही। और इसी बीच में हमारे जो भी कार्यकर्ता थे संगठन के, उनको वो कोरोना ग्रस्त हो गए। संयोग नहीं बना, लेकिन जो मुद्दे हैं, जो सवालात हैं, वो यथावत खड़े हैं। तो जनता को इस बात के लिए संवेदनशील करना होगा कि भारतीयता के माहौल के लिए आप संवेदनशील होइए। और जो जातिवाद का नाम लेता है, जातिवाद के आधार पर लोगों को संगठित करता है, वोट के लिए संगठित करता है, वोट से वो इस समाज का शत्रु है। शत्रुओं को चुनना बंद करें, तभी इस देश का कल्याण संभव है। अपने शत्रुओं को शासन व्यवस्था में भेज करके किसी भी कल्याण की कोई संभावना नहीं है। सारे दरवाजे बंद हो जाते। नाम के लिए कुछ भी, दिखावे के लिए, नाम के लिए कुछ भी। 60-70 सालों तक ये जेएनपीसी सत्ता में रही, क्या उसने किया? अपने सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कत्ल करवाया, बोफोर्स की लूट किया, इस देश को लूट किया। संवैधानिक संस्थाओं, खास करके वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस में जो है, या न्यायमूर्ति गढ़ में दो बार जो है वो सीनियरिटी को इन्फ्रिंज करके, वायलेट करके, चौथे नंबर का सीनियरिटी के न्यायमूर्ति को वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश बनवाया। गलत या असंवैधानिक तरीके से आपातकाल लागू किया। देश में लूट और भ्रष्टाचार का माहौल पैदा किया। तमाम हत्याएं, मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद क्षमा, ये तो मैंने वो गिने, ये तो वो चीजें हैं जो कि थोड़ा
परमानेंस पे आए हुए हैं, लोग जानते हैं। कितनी ऐसी भी हत्याएं जो कि जेएनपीसी अपने विरोधियों को समाप्त की होगी, लेकिन प्रमुखता जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यही नेहरू और शेख अब्दुल्ला मिलकर वो मरवाए थे यहाँ जम्मू कश्मीर की जेल में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, लाल बहादुर शास्त्री, ललित नारायण मिश्र, नागरवाला, ये सारी चीजें। लेकिन हम ही लोग उनको वोट भी कर रहे थे। तो इसका बहुत गंभीर रूप से विश्लेषण करना होगा कि इस समाज के दुश्मनों को, देश के दुश्मनों को, आवाम के दुश्मन को वोट यानी जो है वो वोट क्यों मिल रहा है। उन तबकों में जाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। और मेरा अनुभव खुद का रहा है कि जब इस चीज को बड़ी गंभीरता से, साफगोई से और ईमानदारी से, यानी ईमानदारी से मतलब मन की ईमानदारी, तो समाधान इसका निकलता है। ऐसी बात नहीं है, लोग समझते हैं। और खास करके गांव गिराज के लोग तो समझते ही हैं। और गांव गिराज में सभी लोग वो किसी भी पंथ के हों, मैंने सिख पंथ के हों, इस्लाम पंथ के हों, हिंदू सनातन, सभी लोग मानते इस बात। तो उनको संगठित करने की जरूरत है। केरल में भी जाने की जरूरत है। वो भले कहते हैं कि हम जो है 100% शिक्षित हैं, लेकिन उनके 100% शिक्षा अभिशाप बन गई है इस देश के लिए। या तो वामदल जो इस देश के सबसे बड़े गद्दार हैं, और उससे बड़ा गद्दार जो है ये एनपीसी को ही वो वोट करते हैं वो लोग। बहुत बड़ा ये अपराध हो रहा है केरल के हमारे भारतीय भाई बहनों से। तो समस्या यहां है कि जो हमारे समाज के शत्रु हैं, हमारे भारतीय समाज के शत्रु हैं, हमारे भारत राष्ट्र के शत्रु हैं, उनको हम जो वोट कर रहे हैं, जबकि ऐसे तत्वों को देश के बाहर निकाल देना चाहिए, भारत की पावन धरती से समाप्त कर देना चाहिए। ये जागरूकता होने की आवश्यकता है। भारतीयता भी लानी है और देश के शत्रुओं को और खास करके जो राजनीतिक दलों के वेश में है, बड़े छाती तान करके जातिवाद चला रहे हैं, छाती तान के जो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, बड़े छाती तान करके जो समुदायवाद फैला रहे हैं, भाषावाद फैला रहे हैं, प्रांतवाद फैला रहे हैं। और प्रांतवादी नहीं, प्रांतीय कट्टरता, भाषाई कट्टरता, सांप्रदायिक कट्टरता, जातीय कट्टरता, फंडामेंटलिज्म, ये फैला रहे हैं सब। और समाज को कमजोर करने के लिए आपसे नफरत। बीजेपी के जितने भी यूट्यूबर्स हैं देख लीजिए ना, हमेशा वो पंथ विशेष बने इस्लाम के विषय में तमाम माने उसी में घुस करके मैंने उसको नीचा दिखाना, अपमानित करना, यही बात है। हम नहीं कहते कि ये स्थिति इन्हीं की है, उधर भी होंगे सब। इस्लाम आस्था में भी कुछ कट्टरवादी अतिवादी तत्व होंगे जो कि दूसरे धर्मों के, दूसरे पंथों में तमाम उनके खिलाफ बोलते होंगे। तो ये सारे माहौल को और इन सारे तत्वों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है। तो कुल मिलाकर के इन दलों को चुनने का मतलब है कि हम अपने शत्रु को चुन रहे हैं, अपने शत्रु को सत्ता में भेज रहे हैं। ये यथार्थ से रूबरू होने की आवश्यकता है। दूसरा यथार्थ देखिए,
छोटे छोटे अनुभव जो होते हैं व्यक्तिगत तौर पर, वो बहुत कुछ इशारा करते हैं। एक घटना मेरे साथ ये ऐसी हुई, घटना या दुर्घटना नहीं थी, लेकिन एक सीखने का, कि हमारी पुत्री और हमारी पत्नी हमको इंतजार कर रही थी। तो मेरी जो डॉटर, जो पुत्री है, वो देख रही थी कि एक लड़की वो घंटों से, यानी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में घंटों जो है एक जगह वो करीब 2-3 घंटे से वो टहल रही थी। तो मेरी बेटी ने हमसे कहा कि पापा ये लड़की जो है 2-3 घंटे से टहल रही है और काफ़ी रात हो गई है, 11 बज रहे हैं, क्यों टहल रही है, क्या बात है, किसी समस्या में तो नहीं है। तो मैंने कहा बेटा पूछो उससे। तो उसने कहा कि वो अपने भाई का इंतजार कर रही है, और कहते कहते उसका भाई आ भी गया। तो फिर बात करने पर यह पता चला कि भाई तो कह रहा था कि भाई कि तुम कोई कैब वगैरह पकड़ करके चले जाओ। तो उसकी बहन कह रही थी कि कैब मिला ही नहीं। तो हमने कहा अरे कैब को मारो गोली, वो जो ऑटो वाले नहीं होते हैं 3 व्हीलर्स, उसको पकड़ ली होती। तो उसके भाई ने कहा कि 3 व्हीलर बड़े सेफ, मैंने बड़े अनसेफ होते हैं। कैब जो है में जीपीएस सिस्टम होता है और कम से कम लोकेट हो जाता है, और उसको ड्राइवर को, जो उसका मालिक भी टेस्ट कर लेता है, पुलिस भी टेस्ट कर लेती है। हमने उसके भाई से सवाल किया कि जब किसी हमारी बेटी के साथ, बहू के साथ, या कोई मार्मिक तबका है उसके साथ घटना हो ही गई, तो आपका जीपीएस फलाने ठिकाने से क्या मतलब। तब वो इस बात पर रुक गया कि अंकल जी आप सही कर रहे हैं। जीपीएस से किसी अपराधी को ट्रैक कर लिया, एक काम पुलिस का है, और वो पकड़ा गया। लेकिन उससे जो है हमारी बच्ची के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जो अमानुषिक मैंने उसके साथ मैंने अन्याय हुआ, वो वापस तो नहीं हुआ ना। और उसी का दूसरा रूप देखिए, जब किसी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो जाता है तो मानसिकता को जरा पढ़िए। मानसिकता क्या है कि जैसे निर्भया के केस में निर्भया को न्याय दो, निर्भया को न्याय दो, निर्भया को न्याय दो। न्याय के क्या मतलब कि पुलिस जो है जल्दी जल्दी वो छानबीन कर ले, इन्वेस्टिगेट कर ले, रिपोर्ट सबमिट कर ले, जुडिशियल प्रोसेस जल्दी जल्दी हो जाए, उनको सजा हो जाए, फांसी हो जाए। और मान लीजिए वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होता है तो हाई कोर्ट भी उसको डिटो कर दे, सुप्रीम कोर्ट भी डिटो कर दे। वो मर्जी पिटीशन डाले राष्ट्रपति के यहाँ तो वो रिजेक्ट भी हो जाए। निर्भया के केस में क्या हो कि चारों जो है अलग अलग टाइम पर जो है वो मर्जी पिटीशन डाल रहे थे उसको खींचने के लिए। सब लोग अपने अपने जगहों पर तैनात थे। राष्ट्रपति भवन भी तैनात था, गृह मंत्रालय भी तैनात था, सुप्रीम कोर्ट भी तैनात थी, हाई कोर्ट, सभी लोग। तब भी 4-5 साल लग गया। खैर 4-5 साल के बाद तो फांसी हुई। फांसी होने के बाद क्या, निर्भया को न्याय मिल गया। ये सबसे बड़ा एक अवधारणा का सबसे बड़ा गड्ढा है कि उनको फांसी मिलने पर निर्भया को न्याय मिल गया। सबसे बड़ा गड्ढा है अवधारणा का। निर्भया को न्याय तो तब मिलता है कि निर्भया के साथ ऐसी घटना होती ही नहीं। निर्भया जैसी बच्चियों के साथ ऐसी घटना न हो तब न्याय होता है, या मौके पर। मतलब ऐसा माहौल होना चाहिए शासनिक प्रशासनिक कि अपराधी अपराध करने से डरे, खौफ अपराधियों के दिमाग में हो, अवाम बेखौफ रहे।
ये न्याय है मौके पर। बाकी जिस तरह वो अपराधियों को सजा दिला करके वो न्याय नहीं है। अब कोर्ट भी कहता है, कोर्ट खुद कहता है कि यह न्याय नहीं है, यह तो डिटरेंस है कि दूसरे के साथ ऐसा ना हो। तो जब अवधारणा में ही खोट है तो ऐसे सोचने वाले ये हमारे समाज को न्याय क्या देंगे। भारतीय जनता दल का बिल्कुल स्पष्ट मत है कि मौके पर जो है वो सुरक्षा, मौके पर न्याय, मौके पर इज्जत प्रतिष्ठा की रक्षा, वो न्याय है। और न्याय देने की जिम्मेदारी सरकार की है। प्रथम, चूंकि सरकार ही पूरी लचर है, और सरकार कौन है? जो हम अपने दुश्मनों को चुनते हैं, लगभग अमूमन। तो वो न्याय क्या देगी आप? नहीं देगी ना। तब न्यायालय मतलब वहां पर एक दूसरे अन्याय का चक्र जो है व्हील ऑफ इनजस्टिस स्टार्ट हो जाता है। आप कचहरी में घुसिए तो फिर वकील, उसके मुहर्रिर, उसके टाइपिस्ट, फिर इसके बाद तारीख पर तारीख गवाहों को, जो प्रभावशाली किस्म के अपराधी होते हैं, दबंग किस्म के गवाह खरीद लेंगे, न्याय भी खरीद लेंगे, उस जज को ही खरीद लेंगे। क्या न्याय मिलेगा? हम नहीं कहते कि सभी केस में ऐसा होता है, कुछ केस में तो होता है ना। तो सिस्टम को गंदा करने के लिए एक ही मछली काफी होती है, जानिए इस बात को। और खास करके कोई भी एक व्यक्ति जब इसे अन्याय का में पिसता है तो उसकी दशा को देखिए। तो ये इस तरह का है। तो हमने उसे ये भी पूछा था, उसे जो लड़की के भाई से, कि उसके आगे भी सवाल किया था कि क्या कोई अपराधी दिल्ली में अपराध करने से डरता है कि नहीं। तो मैंने कहा कि इस तरह की सोच जो है कि उसमें जीपीएस लग जाएगा, टेक्नोलॉजी आएगी, इससे अपराध कम, बिल्कुल नहीं। शासन ऐसा हो, शासन का माहौल ऐसा हो कि खौफ अपराधी के दिमाग में हो। और इसके लिए भारतीय जनता दल ने बराबर इस बात के लिए स्पष्ट भी है, कहता भी रहता है कि सुभाष चंद्र बोस, हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि, हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का शासन का वो मॉडल, क्या मॉडल था? बोलते थे कि किसी राष्ट्रभक्त के द्वारा तानाशाही, स्पष्ट बोले थे, बगैर लाग लपेट के। भारतीय जनता दल उस मॉडल का पक्का समर्थन करता है। तानाशाही, चूंकि जमहूरियत है, लोकतंत्र है, तानाशाही मुमकिन नहीं है, लेकिन उस स्तर की सख्ती, स्ट्रिक्टनेस और अनुशासन और निष्पक्षता और प्रभावशाली होना, इसका वो पक्का, इसके विषय में पक्का वो स्पष्ट है भारतीय अवाम ताकत दल। और इसी प्रकार हमारे यही विचार शासन प्रशासन के विषय में हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब का भी था। तो इस तरह के शासन प्रशासन के माहौल के लिए जो अभी बताया गया है कि खौफ अपराधियों के दिमाग में हो और अवाम बेखौफ रहे, तो सुभाष चंद्र बोस का मॉडल और हमारे आदरणीय सम्राट और औरंगजेब का मॉडल, ये दोनों जो है प्रेरणा के स्रोत है, अनुकरणीय भी है। तो इसलिए इसके विषय में संवेदनशील होने की आवश्यकता है। और बाकी राजनीतिक दल तो यानी माहौल में अराजकता वाली स्थिति, सिस्टम बिल्कुल रप्चर रहे,
टूटा रहे, इसी में वो अपना अपना हित देखते हैं। जरा सोचिए ना, कल्पना करिए कि मान लीजिए माहौल ऐसा हो, बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो और निष्पक्ष हो, तो किसको लाभ मिलेगा? आवाम को, जो सबसे मजलूम है, जो सबसे माने असहाय गरीब है, उसको मिलेगा। और तकलीफ किसको होगी? जो दादा लोग हैं, जो रसूख वाले हैं, जो गुंडा माफिया, उनको तकलीफ होगी। तो इसलिए सख्त, अनुशासित, प्रणालीबद्ध और निष्पक्ष और प्रभावशाली इस तरह के माहौल की आवश्यकता है, जो कि भारतीय जनता दल स्पष्ट है कि इनकी उन्हीं से प्रेरणा लेकर के, उन्हीं से आशीर्वाद लेकर के हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जो हमारे आदर्श शासन प्रशासन के आदर्श हैं औरंगजेब, उनसे। तो ये सब बातें इसलिए बताई जा रही हैं कि भारतीयता के प्रचार प्रसार में, उसको अपनाने में जो दिक्कतें आ रही हैं, तो दिक्कत ये है कि कोई भी, अब आरएसएस का तो बहुत काफ़ी पकड़ है, काफ़ी प्रसार है भारतीय समाज में, और उसकी सोच है कि भाई प्राथमिकता मंदिर को होनी चाहिए। जब उसे पूछा कि भाई कि राष्ट्र की आइडेंटिटी मंदिर से नहीं हो सकती, मस्जिद से भी नहीं हो सकती, गुरुद्वारे से भी नहीं हो सकती, और गिरजाघर से भी नहीं हो सकती, सैनिक गौश से भी नहीं हो सकती। राष्ट्र की आइडेंटिटी बिल्कुल उसके खुद की पहचान है। तो ये एपिसोड कुछ लंबा ना होने पाया, तो आवश्यकता इस बात की है। इसलिए बिहार की जनता ने जो फैसला किया है वह निश्चित रूप से बहुत ही वो निराशाजनक है। यदि वो जेडीयू को भी चुनता तो वो भी निराशाजनक ही रहता। दिल्ली में भी जो ये गद्दार किस्म का है केजरीवाल, उसको चुन करके जनता ने बहुत वो निराशाजनक कर्तव्य का या अपने करतूत का परिचय दिया है उसने। तो जनता, तो अपने भारत की जनता को, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को ये समझना चाहिए कि इन ताकतों से निजात पाने की सोच है, तभी कुछ कल्याण संभव है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।